आज का हमारा टॉपिक है बॉर्न्स इंटरप्रिटेशन। ये टॉपिक को समझने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। हमारा जो इक्वेशन है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, उसको हम लोग को एक बार देख लेना है। तो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है हमारा माइनस एच स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस भी साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डो साई बाई डो टी या फिर डेल साई बाई डेल टी। ये हमारे पास इक्वेशन है श्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हमको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता है। हम लोग बॉर्न इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस इक्वेशन से जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो हमारा साई के फॉर्म में आएगा। तो जो साई आएगा हमारा, जिसको हम लोग एक वेव फंक्शन बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा साई। और ये जो साई वेव फंक्शन आया है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब आप बोलिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आएगा? क्योंकि इस इक्वेशन में ही हमारा आई है विच इज रूट अंडर -1। आई इज आयोटा विच इज इक्वल टू रूट अंडर -1। ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर है। तो इस पूरे इक्वेशन का जो हमारा सॉल्यूशन होने वाला है दैट विल बी आवर साई आर टी एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर हमारा ये फंक्शन जो है साई हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन आया है, तो हम लोगों को इसका सिग्निफिकेंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये साई आखिर हमारा है क्या। फिजिकली इसको हम लोग कैसे समझेंगे? वैसे अगर हम साई का फिजिकल इंटरप्रिटेशन का बात करें ना, तो साई का कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता ही नहीं है, होगा ही नहीं। ये एक प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने की बात होगी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें रियलिस्टिक के बारे में, अगर हम बात करें एग्जैक्ट चीजों के निकालने के बारे में, तो हम लोग बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का। लेकिन यहां पे जो बात आ रहा है ना, यहां पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। क्या सिग्निफिकेंस है, इसका मीनिंग क्या है? अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन का बात करें ना, तो यहां पे समझो, इसको वेव फंक्शन को समझने से पहले एक बार हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का बात करते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के तौर पे हमारे पास अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण उस बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, यानी कि उसके पोजीशन में चेंजेस आता है। कॉमन सी बात है। और हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम डी टू आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे हमने स्क्वायर लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो स्क्वायर हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है ना। तो ये जो आपको इक्वेशन दिखा, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन हमारा आर के टर्म्स में आएगा। और ये जो आर है वो पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को निकाल देगा। यही है खूबसूरती हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बात करें, यही खूबसूरती है कि अगर हमारे पास आर का इक्वेशन आया तो उससे हमारा एग्जैक्ट पोजीशन, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। लेकिन सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई क्या है? अगर हम साई के बारे में बात करते हैं ना, तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस वैसा नहीं है। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेगा, ये रियलिटी के बारे में बात नहीं करता, ये प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करता है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स का बात करते हैं तो साई क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, उस चीज को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो बेसिकली साई बताता है गिव्स द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल एट अ गिवन पोजीशन आर एट अ गिवन टाइम टी। किसी एक टाइम टी पे उसका बिहेवियर के बारे में बताएगा। अगर हम इस पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करें तो हमारा पार्टिकल का पोजीशन का हमको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट पोजीशन साई हम लोगों को नहीं बताता है, ठीक है ना। साई एक अनुमानित चीज को बताता है कि हम लोग को एक प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेगा, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें, ये बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स डेफिनेट है, लेकिन हमारा एग्जैक्टली अगर हम साई का बात करें, वेव फंक्शन का बात करें, तो ये हमारा डेफिनेट नहीं होता है। तो एक बार हम लोग साई को और भी अच्छे से देखेंगे। अगर हम साई का बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं
कि साई एज अ मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल अराउंड अ पार्टिकुलर पोजीशन। ठीक ना, किसी भी एक पोजीशन के आसपास होने का क्या संभावना है वो इस साई से हमारा निकल जाएगा। बेसिकली साई हमारा हमेशा प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करता है, किसी भी पार्टिकल का कहीं पे होने का प्रोबेबिलिटी, किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम का प्रोबेबिलिटी, किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का प्रोबेबिलिटी हम लोग इस फंक्शन से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग को एक फिजिकल सिग्निफिकेंस पता चल गया, साई का हमारा सिग्निफिकेंस पता चला, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। ठीक है ना, इसको समझना है कि हमारा साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस तो हो ही नहीं सकता है, फिजिकली एग्जैक्ट वैल्यू तो वो देता ही नहीं है। ठीक है ना, तो थोड़ा और आगे बात करेंगे तो अब हमारा आता है बॉर्न इंटरप्रिटेशन। बॉर्न ने ऐसा क्या बात बोला, ठीक है ना, तो इसको एक बार देखते हैं कि हमारा 1926 में मैक्स बॉर्न ने इंटरप्रेट किया कि रिलेशन बिटवीन वेव फंक्शन साई एक्स टी, मतलब कि एक्स एक्सिस पे, एंड लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एक्स बाय ड्राइंग एन एनालॉजी बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटोन बीम एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कॉन्सेप्ट को लाने से पहले हम लोग ने डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व किया। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि जब हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे थे तो कंटिन्यूअसली कहीं कहीं हमारा जो पार्टिकल्स का जमावड़ा लगातार इंटेंसिटी उस जगह का बढ़ रहा है। ठीक है ना, जो कि आपको स्क्रीन पर क्लियरली दिख भी रहा है। तो उस जगह पे पार्टिकल के मिलने की संभावना हमारा ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बॉर्न इंटरप्रिटेशन ने हमारा जो पार्टिकल को मिलने का, पार्टिकल को पाने का जो हमारा प्रोबेबिलिटी है ना, उसको बताया बॉर्न ने, मैक्स बॉर्न ने। कब? 1926 में। तो बेसिकली एक बार हम फिर से रीड कर देते हैं। 1926 मैक्स बॉर्न इंटरप्रेटेड द रिलेशन बिटवीन वेव फंक्शन साई एंड द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एक्स बाय ड्राइंग एनालॉजी बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटोन बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। अब अगर हम बात करें ये जो इलेक्ट्रॉन बीम की बात हो रही होगी तो कहीं ना कहीं वहां लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बात हो रहा होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेव का बात करें तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो भी तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होगा, क्यों नहीं होगा? होगा ना। तो हमारा यहां पे वेव क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नंबर ऑफ फोटॉन्स का हम बात करेंगे तो क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वेव का कोई रिलेशन है, वो देखेंगे हम लोग। अगर रिलेशन है तो हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें जो साई हमारा वेव फंक्शन है उसका भी किसी भी पार्टिकल के पाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो भी हमारा साई से निकल जाएगा। जिस फॉर्मेट में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसी फॉर्मेट में हमारा वहां पे साई भी रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई के बारे में तो जो बीम होगा वो लिखा रहेगा E इज इक्वल टू, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, E इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वेक्टर का साइन दे तो बेटर है, लेकिन नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम ओवरऑल कहीं भी नहीं दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E को रिप्रेजेंट कर रहा है A साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, A हमारा एम्पलीट्यूड है। ठीक है ना। अब इसी को थोड़ा और आगे देखेंगे तो इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन बाय, किसी भी इंटेंसिटी मतलब किसी भी मोनोक्रोमैटिक बीम किसी फ्रीक्वेंसी न्यू पे उसका जो इंटेंसिटी होगा वो हमारा उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऐसा है, मतलब कि I हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर है, इंटेंसिटी हमारा E स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, मतलब कि वेव E हमारा क्या था, एक तरह का वेव था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है ना, ये भी हमारा एक तरह का वेव ही था। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो थोड़ा और आगे बात करते हैं तो यहां पे हमको समझ में आएगा द इंटेंसिटी मे आल्सो बी इंटरप्रेटेड एज द नंबर n ऑफ फोटोन ऑफ ईच एनर्जी h न्यू क्रॉसिंग यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो यहां पे इंटेंसिटी का मतलब क्या, किसी भी पार्टिकुलर एरिया में बहुत सारा फोटोन एक साथ आ रहा होगा, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा भी एक एनिमेशन में कि एक जगह पे बहुत सारा फोटोन एक साथ उसका जमावड़ा लगातार बढ़ रहा था। तो उसका अगर जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है मतलब इंटेंसिटी बढ़ रहा है, हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो वही बात बोला गया था, इंटेंसिटी में भी इंटरप्रेटेड एज द नंबर n ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी h न्यू क्रॉसिंग
यूनिट एरिया पर सेकेंड वहां पे एरिया में उसका जो क्रॉस कर रहा है उसका बात हो रहा होगा। तो यहां पे जो हमारा इंटेंसिटी होगा उसको हम लोग n इंटू एच न्यू क्या बात करेंगे। और पहले भी हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला था, दोनों को इक्वेट कर देते हैं और इक्वेट करने से हम लोग देखेंगे कि क्या n इज डायरेक्टली, यहां पे एच न्यू तो कांस्टेंट है, c और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर नहीं आ गया क्या। मतलब कि अगर हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स का बात करना है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेव वेक्टर, ठीक ना। ये हमको दिख रहा है स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेव वेक्टर, ये हमारा एवरेज वैल्यू को बता रहा होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिए, वेव का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग लिख सकते हैं देयर फॉर इन वन डायमेंशन ई स्क्वायर इज द मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ। मतलब कि किसी भी फोटोन के पाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, किसी भी फोटोन के पाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो ई स्क्वायर बता रहा होगा। अब इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए बॉर्न ने अपना इंटरप्रिटेशन बताया कि हमारा किसी भी पार्टिकल को पाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हमारा साई स्क्वायर होगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पे देखे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेव था। इलेक्ट्रिक फील्ड वेव जिस तरह से हमारा फोटोन का प्रोबेबिलिटी को बता रहा था, ठीक उसी तरह से यहां पे साई स्क्वायर किसी भी पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी को बताएगा। तो यही बात यहां पे बोला गया है, मीनिंग ऑफ साई स्क्वायर फॉर मैटर वेव्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बॉर्न इंटरप्रिटेशन था जिससे हमको किसी भी पार्टिकल का कहीं भी होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो पता चलेगा, और वो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो मीनिंग ऑफ साई को अगर समझने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो हमारा साई था वो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन था, और उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो साई को अगर हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे, क्यों हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे, क्योंकि साई तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो उसको हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे। इसी साई का अगर हम लोग कंजुगेट ले तो वो हमारा वैल्यू आएगा साई एस्ट्रिक विच इज इक्वल टू a माइनस आई बी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब हम लोग कंजुगेट लेते हैं तो जो i है वो हमारा नेगेटिव हो जाता है, और जब हम लोग साई को उसके ही कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक रियल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक रियल नंबर, क्योंकि ए स्क्वायर, और ये पार्ट का अगर हम बात करेंगे तो इसको प्रोडक्ट करने पे माइनस तो पहले से आएगा, आई स्क्वायर हमारा -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा जो कि एक रियल नंबर होगा, ठीक है ना। और जो कि बता रहा है कि साई स्क्वायर हमारा प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, रियल होता है, ये हमको पता है, ठीक है ना। तो मीनिंग ऑफ साई स्क्वायर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि साई स्क्वायर तो हमारा पॉजिटिव होगा, रियल होगा, ये तो पता चल गया, क्यों कैसे ये क्लियर है। और ये साई स्क्वायर कहां से आया, क्यों लिखे, इसी को क्यों प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहे, ये हम लोगों का जो फोटोन वाला एग्जांपल था, उम्मीद करते हैं वहां से आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखेंगे कि बॉर्न इंटरप्रेट द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन साई एज अ पॉइंट, एज अ मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसी को वो बोल दिया क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम यहां पे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको लिखा जाता है P, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बता रहा है, साई मॉड का स्क्वायर जो कि एक रियल नंबर होगा, इसको हम लोग साई एस्ट्रिक इंटू साई भी लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू हमारा रियल आया था, अभी हम लोगों ने चेक कर लिया, ठीक है ना। अब इसी को एक बार फिजिकली समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक ग्राफ है और यहां पे वेव आपको दिख रहा है, ये वेव हमारा एक पार्टिकल से एसोसिएटेड है, तो हम मानते हैं कि पार्टिकल हमारा इस पार्टिकुलर रीजन में होगा, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में होगा, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है ना। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करें, और उससे बेटर है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी की ही बात करें, डेंसिटी का बात करेंगे तो हमारा साई इंटू साई, ये तो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, लेकिन अगर यहां पे पाने का जो प्रोबेबिलिटी है, हमको अगर सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उसका वैल्यू हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी, ये पी हमारा बता रहा प्रोबेबिलिटी, तो इंटीग्रेशन ऑफ साई एस्टिक इंटू साई इंटू डीएक्स करेंगे तो ये हमारा इस जगह पे पार्टिकल के होने का प्रोबेबिलिटी हमको पता चल जाएगा। ये वन डायमेंशन था तो यहां पे हमारा ए से बी तक गए और यहां डीएक्स से मल्टीप्लाई किए। जरूरी नहीं है कि पार्टिकल हमारा वन डायमेंशन में ही रहे,
वो हमारा 3 डायमेंशन में भी रह सकता है, 2 डायमेंशन में भी रह सकता है। अगर 3 डायमेंशन में रहे तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा PdV, जहां पे हमारा x था वहां पे dx इंटू dy इंटू dz हो जाएगा, या फिर dB हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ PdV भी लिख सकते हैं। ये हमारा P किसको बता रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, ठीक है ना। साई इंटू साई एस्ट्रिक हमारा P है, ठीक है ना। साई एस्ट्रिक इंटू साई जो होता है ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, जो कि हम लोग अभी तक देख लिए हैं। अब बात है कि इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए अगर हम बोले कि इस पार्टिकुलर जगह में पार्टिकल का होने का प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अगर हम बोल दें एक वेव है, इस पार्टिकुलर रेंज से यहां से लेकर के यहां तक का एक रेंज है, उस जगह पे पार्टिकल है, पार्टिकल 100% है, अगर ऐसा कोई कंडीशन हो, इसका मतलब उसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग यहां पे देखें, द पार्टिकल मस्ट ऑलवेज बी समवेयर इन स्पेस। मान लो कि कोई स्पेस है, वहां पे पक्का पार्टिकल वहां पे है, तो पार्टिकल अगर है तो एक पार्टिकुलर रीजन यहां से लेकर के यहां तक के बीच में ही होगा। मान लो कि एक पार्टिकुलर स्पेस है, ठीक है ना, वो स्पेस का डायमेंशन दिया हुआ है, उस डायमेंशन में पार्टिकल है 100% अगर है, तो उस वॉल्यूम में, उस स्पेस में पार्टिकल का होने का प्रोबेबिलिटी 1 होगा। कहीं भी हो वो पार्टिकल है, तो हमको तो पता है कि वो है। मान लो कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर में एक बॉल रखा हुआ है, तो उस बॉल में कौन से कोना में बॉल रखा हुआ है ये हमको मतलब नहीं है, उस बॉक्स के अंदर जो बॉल है उसको हम बोलेंगे कि बॉक्स के अंदर बॉल होने का प्रोबेबिलिटी 1 है। बात समझ में आया। ठीक उसी तरह से किसी भी स्पेस में पार्टिकल के होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम लोग आगे और भी डिटेल में समझेंगे जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे तब। तो उम्मीद करते हैं बॉर्न इंटरप्रिटेशन, जैसे कि बॉर्न ने इंटरप्रेट किया कि किसी भी पार्टिकल का उसके वेव फंक्शन से वहां पे होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा, वो हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज के लिए यहीं रखते हैं हम लोग। आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।